अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से ज्वाइन किया है एम्बेसडर अशोक सज्जनहार ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर आप थैंक यू। देख ही रहे होंगे पाकिस्तान में किस तरह का एक हंगामा मचा हुआ है और बलूचिस्तान में स्पेशली डिफरेंट फिगर्स दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 100 के करीब लोगों को मारा है, कोई कम बता रहा है। और लेकिन फिर भी जो हमारे शेख रशीद साहब हैं उनका कहना है कि जी टीटीपी और जो कहना चाहिए कि बीएलए वाले जो है वो मिल गए हैं और इस तरह से करके जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो कह रहे सिचुएशन खराब है, किसी हद तक इमरजेंसी भी समझ सकते हैं आपके लगा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद आप क्या क्या देखते हैं कि इसका नुकसान भारत को भी हो सकता है अगर अगर पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन हो गई है और ये बढ़ती जा रही है, कंट्रोल में नहीं आ रही। जो मेरी आपसे पहले बात हुई थी तब भी कुछ ब्लास्ट वगैरह हुए थे जिसमें इस्लामाबाद में भी था, लाहौर में भी था, लेकिन अब ये बलूचिस्तान की सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं काज़ अर्ज़ू, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए आपके प्रोग्राम में। इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र। और जो आपने अभी बताया है, जो बलूचिस्तान में जो ये हादसे हो रहे हैं, ये जो किस्से हो रहे हैं, ये यकीनन मेरे विचार से पाकिस्तान के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, अभी तो आपने अभी जो हुआ है बलूचिस्तान में, ये जो 2 आर्मी कैंप्स हैं, और ये दूर-दूर आर्मी कैंप्स हैं। मैंने जो इनका देखा है, इनका पोज़ीशन ऐसा नहीं है जो एक-दूसरे से सटे हुए आर्मी कैंप्स हैं। करीब 400 साढ़े 400 किलोमीटर का इनमें डिस्टेंस है। आपको तो अच्छी तरह और ज़्यादा मालूम होगा, पर मैंने जो इसमें इसके बारे में पढ़ा है, तो काफ़ी उसमें डिस्टेंस है। और इन्होंने, अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दोनों जगह पर अपने अटैक एक साथ किए हैं, तो मतलब उनका कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा है उसमें। आप ठीक कहते हैं, जो आपकी जो गवर्नमेंट है, शेख राशिद हैं जो आपके होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कहा है जो ये दाइश मिला हुआ है, इसके साथ टीटीपी मिली हुई है वगैरह। और इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है जो भाई इनके हैंडलर्स अफगानिस्तान में हैं और भारत में हैं। तो ये तो मुझे लगता है इनकी डिफॉल्ट पोजीशन लगती है, जो भाई जो कहीं कुछ पता नहीं चले। जैसे आपको याद होगा जो पेशावर में भी वो हुआ था, उसका 2014 में मेरे विचार से, जिसमें 130 से ज्यादा बच्चों को स्कूल में मार दिया गया था। और यहाँ पर भारत में उसकी घोर कड़ी निंदा हुई थी, नॉट ओनली एट द गवर्नमेंट लेवल बट इवन एट द पीपल्स लेवल बहुत ज्यादा हुई थी। और वो भी फिर उन्होंने बाद में, हालांकि टीटीपी ने इसका जिम्मा लिया था, परंतु फिर उन्होंने भारत की उससे पर मट दिया था। परंतु टू कम टू योर क्वेश्चन, जो इसमें इसको भारत के ऊपर भी असर पड़ सकता है, तो देखिए मेरे विचार से जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, ये बीएलए कर रहे हैं या और, क्योंकि वही है फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन वहां पर, मेरे विचार से उसका डायरेक्टली कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़े। परंतु हम जानते हैं जो ऊपर पंजाब में लेकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लेकर, और जो गुट हैं जैसे जैश है, लश्कर है, और जो तालिबान से मिले हुए हैं, हक्कानी नेटवर्क है, वो सब तो उसमें बिल्कुल ज़रूर अपनी कार्रवाई वो कर ही रहे होंगे। अब उनके पास जो वेपनरी है वो भी बड़ी नई आ गई है। हमने जो देखा है, जो वहाँ पर टेररिस्ट के पास जो वेपन्स हैं वो अमेरिकन हैं, जो अमेरिका छोड़कर गया है अफगानिस्तान में। जब वो गए वहाँ से निकले हैं, तो कहते हैं करीब $80 बिलियन से ऊपर के मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट वो वहां पर छोड़ कर गए हैं। तो वो अब उनके सब उनके साथ शेयर किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, टेररिस्ट हैं, ये जैश और लश्कर वगैरह। तो वहां पर तो यकीनन हमारे ऊपर भी इसके हमले हो सकते हैं, और इसके लिए हम तैयार हैं। अब तो नए तरीके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो टनल्स उधर से खोद कर वहां से जाएं, या कुछ सामान पहुंचाएं, या ड्रोन्स का इस्तेमाल करें। परंतु मेरे विचार से भारतीय सेना जो है, और इसमें काफी मुस्तैद है, काफी तैयार है अपनी रक्षा करने के लिए। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने जैसे बात की कि बहुत सारे हथियार और कई चीजें छोड़ गए थे अमेरिकन जब गए थे अफगानिस्तान से,
तब की बात सर, तब ये कहा जा रहा था कि जी वो चीजें जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है, ना प्लेन्स इस्तेमाल के काबिल है, ना दूसरी चीजें। हमने बहुत सी ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें तालिबान जो है वो झूले झूल रहे हैं जैसे कहते हैं कि उसके उनपे रस्सियां डाल के, ऐसा भी हमने उनको देखा। लेकिन आज यही बात शेख रशीद साहब ने भी कही है कि उनके पास हथियार जो है वो जो अमेरिकन छोड़ गए हैं वो है। लेकिन सर इसका कोई ना कोई हल तो होगा, इस तरह से कैसे देखा जा सकता है? पाकिस्तान का तो खैर नुकसान हो रहा है, और जैसे कि एक गवर्नमेंट का तरीका होता है कि मेरा ख्याल है वो सही नंबर्स हमें नहीं बता रहे कि असल में कितना नुकसान किस तरफ हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, और इस चीज से कोई मेरा ख्याल है जो हमारे साथ कंट्रीज हैं वो भी बच तो नहीं सकेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, पाकिस्तान को एडवाइस करना पड़ेगा कि कैसे इन लोगों को रोका जाए। देखिए आरजू, इसमें तो बात ये है, जो अगर जैसे कहा गया था ना, मेरे विचार से 2011 में हिलरी क्लिंटन जब आई थी वहां पर पाकिस्तान में, और अपनी काउंटर पार्ट जो थी हिना रब्बानी खर, मेरे विचार से ये वो विदेश मंत्री थी, और तब उन्होंने कहा था जो आप अपने घर में, घर के पीछे अगर आप सांपों को पालेंगे तो ये मत सोचिए जो वो जाकर केवल आपके पड़ोसियों को ही डसेंगे, वो सांप आपको भी डसेंगे। तो इसीलिए अगर आतंकवाद को सहारा देना है तो वो आतंकवाद तो आपको भी जरूर आपके विरुद्ध भी काम करेगा, आपके विरुद्ध भी प्रभावित करेगा। तो द फर्स्ट थिंग टू डू इज, जो आप आतंकवाद का दामन छोड़ दीजिएगा, वो औरों के लिए ज्यादा इतना फायदा करे ना करे, आपको अपने लिए बहुत इसका फायदा होगा। और जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, जो ये वाली आतंकी, अब हमने देखा है पिछले 2 साल पहले 2020 में वहां पर श्रीलंका में भी वो हुई, क्या कहते हैं, ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई, वहां पर चर्चेज में और होटल्स में किया गया। कुछ साल पहले बांग्लादेश में भी ये जो ढाका बेकरी गुलशन में, वहां पर भी एक्सप्लोजन्स हुए। तो ये सब एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट हैं जो कि एक दूसरे से मिले रहते हैं। और हम देख रहे हैं अब अफगानिस्तान में जब ये आया है, तालिबान आया है, तो यही कहा जा रहा है जो ये और जो आतंकी गुट हैं और देशों में, उनको और एम्बोल्डन करेगा, उनको और शय देगा। जो देखिए आतंकी गुट वहां पर सत्ता में आ गए हैं, तो अगर आप लगे रहते हैं तो आपको जीत हासिल हो सकती है। तो यकीनन और देशों के लिए भी ये चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसीलिए सभी देशों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। इसीलिए देखिए हमेशा से भारत यही कहता आया है, जो आतंकवाद अगर है उसको मिटाना है, तो ये कहना जो ये गुड टेररिस्ट है, बैड टेररिस्ट है, ये मेरा आतंकी है, ये तुम्हारा आतंकी है, वो कहने से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए भारत ने 1996 से वहां पर यूनाइटेड नेशंस में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में हमने बात की है, और उसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो इसीलिए अगर पाकिस्तान ये समझ जाता है, जो आतंकवाद का दामन पकड़े रहने से उसका सबसे ज्यादा अपने आप नुकसान होने वाला है, तो और वो फिर और देशों के साथ, और भारत उसकी सहायता करने में बिल्कुल ही हमेशा राजी होगा, हमेशा तत्पर होगा। अगर पाकिस्तान ये आतंकवाद से जूझने के लिए एक कदम उठाता है तो हम उसके साथ 3-4 कदम उठाएंगे और उसकी सहायता करेंगे, क्योंकि हमने इससे जूझा है, हमने देखा है जो पाकिस्तान के साथ, जो टेररिज्म के साथ कैसे डील किया जाए, इंटेलिजेंस कैसे प्राप्त की जाए, तो हम सहायता कर सकते हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इस टेररिज्म से बचने की कोशिश कर रहा है, हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, या रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है बलूचिस्तान में, या इसको आप उससे अलग समझते हैं? नहीं, मेरे विचार से देखिए पाकिस्तान औरों के ऊपर आरोप लगाता रहता है। जो ये देखिए वहां से आया, जैसे मैंने इसके बारे में भी कहा, वो कहते हैं अफगानिस्तान में इसके हैंडलर हैं, इसके हैंडलर इंडिया में हैं, कोई एविडेंस नहीं है। इससे पहले आपने देखा है जो दिसंबर में मेरे विचार से एक और अटैक हुआ था वहां पर, उसमें भी करीब 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे। उसमें उन्होंने कहा जो ये ईरान का इसमें हाथ है, ईरान ने उनको वो दी है, सपोर्ट किया है। तो इसीलिए अगर उसको इसके साथ डील करना है, जूझना है, इसको खत्म करना है, तो पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए
और देखना चाहिए जो उसकी अपनी जो एक्टिविटीज हैं, अपनी हरकतें हैं, वो उसका कितना इसमें योगदान दे रही हैं। क्योंकि जब आपका हक्कानी नेटवर्क है, आईएसआई के बिल्कुल अंगूठे के नीचे वो काम करता है, वहां पर अब जब देखिए कजाकिस्तान में भी जनवरी के शुरुआत में, पिछले महीने के शुरुआत में जब वहां पर ये दंगे फसाद हुए, तो वहां पर उन्होंने कहा, जो ये जो वहां के राष्ट्रपति ने, तोकाyev साहब ने कहा, जो ये जो टेररिस्ट आए हैं वो अफगानिस्तान से आए हैं, मिडिल ईस्ट से आए हैं। तो अगर अफगानिस्तान के टेररिस्ट यहाँ पर दूसरी जगह पर जाकर ऐसा उधम मचा सकते हैं, ऐसा वायलेंस और ऐसा केओस क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान में भी जरूर होगा। और मेरे विचार से जो पाकिस्तान इतना ज्यादा खुश था जो वहां पर तालिबान आ गया है अफगानिस्तान में और उसकी ये फतह हुई है, उसकी जीत है, तो मेरे विचार से अब उसको दोबारा से उस पर सोचने पर मजबूर हो गया होगा। और इसीलिए उसको सभी के साथ मिलकर आतंक के विरुद्ध लड़ना चाहिए, और जो अपने यहाँ पर गरीबी और गुर्बत है उसके विरुद्ध लड़ना चाहिए, और सभी मिलकर इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन सर एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी कि आज मैं देख जी। रही थी हमारे टीवी पे बताया जा रहा था कि इंडियन आर्मी चीफ ने कहा है कि जो सीज फायर एलओसी पे किया गया है, यानी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे, वो इसलिए क्योंकि भारत ज्यादा ताकतवर है, तो पाकिस्तान ने दब के जो है या किसी तरह प्रेशर में आके इस तरह का सीज फायर किया। उसके ऊपर यहाँ बड़ा हंगामा हो रहा था सुबह से न्यूज पे कि ऐसे कैसे कह दिया। तो सर आपके ख्याल से किस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए था, क्योंकि ये तो दोनों ने मिलकर ही सोचा होगा ना कि हम यहाँ पे जो है फायरिंग नहीं करेंगे और सीज फायर करते हैं। देखिए, मैंने वो स्टेटमेंट नहीं देखा है, सो आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दैट। परंतु मैं तो ये कहूंगा, जो ये पिछले फरवरी, मेरे विचार से 24-25 फरवरी को वो लागू किया गया था, तो अब 1 साल होने वाला है। तो हमारे विचार से तो ये है, जो अगर शांति बनती है, थोड़ी बनती है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारे तरफ की जो बॉर्डर्स के पास में जो जनता रहती है, हमारे जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, अगर वहां से आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है उनकी जिंदगी के लिए, और वो पाकिस्तान की तरफ भी वो ठीक होगा। परंतु हम ये सोच रहे थे, जो ये पाकिस्तान की तरफ से ये एक टैक्टिकल मूव है, जो एक अपने को और रीग्रुप करने का, अपने को एक और स्ट्रेंथन करने का, और मे बी उन्होंने ये भी देख लिया था, जो ये अफगानिस्तान में अब एंड गेम होने वाला है, क्योंकि वहां से अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो वहां से निकलने वाले हैं। तो इसीलिए पूरी जो जोर चाहिए होगा, पूरा जो फोर्स चाहिए होगा पाकिस्तान को, वो अफगानिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पर चाहिए होगा। तो इसीलिए ये उनके लिए टैक्टिकल मूव है। तो परंतु फिर भी ये सब समझते हुए हमने कहा ठीक है, क्योंकि चाहे टैक्टिकल पॉज हो तो वो होना चाहिए, और इसीलिए मेरे विचार से हमने वो जो सीज फायर अग्रीमेंट किया। पर मैंने अपने जो आर्मी चीफ हैं उनका मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर कुछ डायरेक्ट ऐसे कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अगर हम दोबारा अपने मेन टॉपिक की तरफ चलें और हम ये बात करें कि जैसे कि पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि जी हमने तो हमेशा से ये कहा कि जो अफगान तालिबान है वो टीटीपी को हैंडल करेंगे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जी उनकी 2-3 मीटिंग्स हुई हैं, डायलॉग्स हुए हैं और उसके बाद वो फेल हो गई है वो मीटिंग, उनका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो क्या ये पाकिस्तान का ये सोचना कि अफगान तालिबान हमें टीटीपी से बचा लेंगे, आप समझते हैं कि सही है? और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अफगान तालिबान हो या टीटीपी हो, ये एक ही ग्रुप है। इससे आप समझते हैं कि ये सही है कि एक ही ग्रुप है या ये दो अलग हैं? जी, मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, जो ये दोनों का जो नजरिया है, जो इनकी मेंटालिटी है, जो इनकी आइडियोलॉजी है, जो हमको वहां पर शरिया लॉ को वहां पर लागू करना है, तो ये दोनों की बिल्कुल एक जैसी है। और ये अगर पाकिस्तान सोच रहा था जो अफगान तालिबान टीटीपी को हैंडल कर लेगा और वो हमारे को इसमें जो हमारे ऊपर अटैक्स नहीं होंगे, तो मेरे विचार से तो ये असेसमेंट बहुत ही फॉल्टी असेसमेंट है, करेक्ट असेसमेंट नहीं है। क्योंकि हम
शायद आपके चैनल में या और कहीं पर मैंने हमेशा से यही कहा है, जो टीटीपी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है, और पर्टिकुलरली उसके बाद जबकि सभी ये अगर अथॉरिटी तालिबान के पास आ जाती है काबुल में, क्योंकि देखिए बात ऐसी है, जो भी ये आतंकी गुट हैं, चाहे टीटीपी है, चाहे अलकायदा है, चाहे आप जैश लीजिएगा, लश्कर लीजिएगा, चाहे आप ये इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, चाहे आप ईटिम भी ले लीजिएगा, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, अगर इन सब आतंकी गुटों ने तालिबान के साथ मिलकर अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के विरुद्ध लड़ाई की है, अमेरिकन फोर्सेस के विरुद्ध लड़ाई की है, नेटो फोर्सेस के विरुद्ध लड़ाई की है, आईसीएफ के विरुद्ध लड़ाई की है, तो दे विल नाउ डिमांड देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। जो देखिए, हमने जब आपको जरूरत थी हमने आपकी सहायता की है, अब हमें जरूरत है आपकी, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं जो आप देश से बाहर निकल जाइए, हम आपको यहाँ पर शरण नहीं देंगे, हम आपको यहाँ पर पनाह नहीं देंगे, और हम आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। यही बात है, ये सब ऑल दीज टेररिस्ट ग्रुप्स वो अपना मुआवजा मांगेंगे जो हमने देखिए आपकी सहायता की है। तो इसीलिए, और शुरुआत से मैं यही कह रहा था, जो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। पाकिस्तान को ये पहले सोच लेना चाहिए था बिफोर गोइंग ऑल आउट इन सपोर्ट ऑफ, परंतु उन्होंने देखिए बातचीत भी हुई थी, टीटीपी ने करीब 1 महीने तक या कुछ महीने तक सीज फायर भी करके रखा था, परंतु उसके बाद उन्होंने बिल्कुल उससे मुकर गए हैं और फिर से वैसे ही हमले जारी हो गए हैं। पर देखिए बलूचिस्तान की जहां तक आरजू आप बात कर रही थी, तो उसमें तो ये भी है ना, जो वहां पर कितने ज्यादा इतना बड़ा एरिया है, हालांकि आबादी कम है, परंतु वहां पर मिनरल रिसोर्सेज कितने ज्यादा हैं। वहां पर ग्वादर पोर्ट है, जो कि बिल्कुल जिसे कहा जाए क्राउन इन द ज्वेल ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सबसे महत्वपूर्ण वही वो वहां पर जगह है, वो बलूचिस्तान में है, परंतु उसका फायदा बलोच लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने तो जो प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन देखे थे पिछले साल नवंबर में, दिसंबर में या उससे पहले, वो ये कह रहे थे हमको कोई फायदा नहीं है, हमको कोई जॉब्स नहीं है, हमको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और हमारी अपनी जगह है वहां पर हम जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी की वजह से सब चीनी लोग वहां पर रहते हैं, तो सारा फायदा चीन को हो रहा है। उनको जो भी उनके यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनको कोई उसका फायदा नहीं मिल रहा है, और उनके ऊपर जो अत्याचार है वो हो रहा है, और उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, डिसअपियरेंसेस इतनी हो रही हैं, किडनैपिंग्स इतनी हो रही हैं बलोचों की। मुझे तो याद है कुछ समय पहले कनाडा में भी कोई ऐसी कोई मोहतरमा थी, जी 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 बिल्कुल। है कोई बलोच करीमा बलोच या करके कुछ फजीला, था, करीमा बलोच, करीमा करीमा बलोच। बलोच, जो कि वहां पर वो रह नहीं थी, और सडनली एक फिर स्वीडन में भी कोई ऐसा ही केस हुआ था, तो ये कुछ 1-2 साल पहले की। तो ये सभी इसी के ऊपर कहा जाता है, जो ये आईएसआई का करवाया हुआ है या कैसे करवाया हुआ है। अब इसमें कितना फैक्चुअल सिचुएशन है मैं पूरी तरीके से नहीं कह सकता, परंतु बहुत ये आरोप तो लगे हैं ना, जो किडनैपिंग होती है, टॉर्चर होती है, डिसअपियरेंसेस होते हैं, न केवल पाकिस्तान में परंतु और देशों में भी ऐसे किया जाता है। तो बलोच की हालात तो बहुत दयनीय है, बहुत ही ओप्रेस्ड है वो, तो उसके ऊपर भी देखना चाहिए, केवल आतंकवाद का नहीं, जो आतंकवाद के साथ कैसे जूझा जाए, परंतु वहां पर गवर्नेंस कैसे ठीक की जाए, जिससे कि बलोच जो लोग हैं उनका हक उनको मिले, जो वहां पर फायदा हो रहा है। देखिए ये चाहे 42 बिलियन डॉलर हो या 60 बिलियन डॉलर हो, ये कोई कम रकम तो है नहीं, तो उसका फायदा कुछ वहां पर लोकल लोगों को मिले। मैंने जो कुछ महीने पहले प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखे थे, उसमें 10,000 से ज्यादा लोग थे वहां पर जो शामिल हुए थे, तो इसके ऊपर भी जरूर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैंने तो अभी तक जितने भी लोग देखे हैं जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, चाहे वो सेनेटर्स हों, हमारे पार्लियामेंटेरियन हों, या कोई वैसे ही बलूचिस्तान के जो वडेरा सिस्टम एक चला आ रहा है,
ये लोग भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते, चले हम तो या दूसरे लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, ये जी जो वहीं रहते हैं वहीं से इनके मतलब इतना पैसा है उनके पास कि आप हैरान हो जाएंगे कि इनके पास से जो पैसा वैसे निकल आता है, कभी नैब ने छापा मार दिया, कभी कुछ हो गया, तो इतना पैसा इनके जो बटेरे हैं वो रख के बैठे हैं, लेकिन वो अपने लोगों के लिए काम नहीं करते, अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठाते, अपने लोगों की मदद नहीं करते। उनका बस ये कि ठीक है, हमने अपनी गाड़ी पे झंडा लगा लिया, हम पार्लियामेंट में पहुंच गए, हमें पैसा मिल गया। और यही चीज, यही शिकायत मुझे हमारे यहाँ की माइनॉरिटीज के साथ भी है कि इनके यहाँ के भी, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन के हो, जब ये लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं तो ये अपने लोगों के लिए कोई आवाज नहीं उठाते। इनका बस यही काम होता है कि ठीक है, हमें फ्लैग लग गया, हम बैठ गए पार्लियामेंट के अंदर और हम यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन जिस काम के लिए इनको भेजा गया होता है, जिस काम के लिए लोग वोट लेके गए होते हैं, ये अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठाते। इनसे ज्यादा तो हम लोग शोर मचाते रहते हैं और लोग हमें कहते हैं भाई तुम लोगों को क्या, आराम से क्यों नहीं बैठते। तो वो वाली बात है कि लोग बोलते नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान का जो हाल है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके अपने लोग जो जो वहां पे मौजूद हैं, जिनके पास पावर है, पैसा है, वो सिर्फ अपनी ही, जैसे कहना चाहिए, अय्याशियों में पड़े हुए, और वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करते। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके ऊपर कोई बोलता नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि बहुत से ऐसे हमारे यहाँ जो है रखा गया कि ज़रबे अज़ब और इस किस्म के कई मिशंस जो हैं वो लॉन्च किए गए ये टेररिज्म को हैंडल करने के लिए। आपके ख्याल से कहाँ पे पाकिस्तान का फेलियर जो है, उसकी क्या वजह हो सकती है कि कई तरह के इन्होंने बताया, कभी इन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं, कभी हम ज़रबे अज़ब कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी भी कामयाब नहीं हुआ। इनकी नाकामी, इनकी फेलियर का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ आरज़ू, जो इनकी फेलियर का है, जो सिंसियरिटी नहीं है, क्योंकि हमेशा वो सिलेक्टिव रहे हैं। जब ज़रब अज़्ब हुआ तो उसके बाद 2014 के उस किलिंग के बाद हुआ, पेशावर की किलिंग के बाद हुआ, और उन्होंने कहा भाई हमारा तो दुश्मन जो है टीटीपी है, परंतु और जो सब गुट हैं, लश्कर है, हिजबुल है, जैश है, वगैरह वगैरह, उनको तो आप सपोर्ट किए जा रहे हैं, उनको तो आप पैसा दिए जा रहे हैं, उनको तो आप ग्लोरीफाई किए जा रहे हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अगर आप सिलेक्टिव होंगे, जो भाई ये मेरा आतंकी है, ये बहुत अच्छा है, इसको मैं भारत के विरुद्ध काम कराऊंगा, तो देखिए उसको अगर अपने कैंप में ट्रेनिंग करना है वगैरह वगैरह, तो वो तो जो आतंकी है वो किसी का नहीं होता है। ये अगर आप समझ लें जो भाई ये आतंकी हमने बनाए हैं तो वो हमारे पास लॉयल रहेगा, तो वो बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो इसीलिए आपको ये समझ के चलना चाहिए, जो आप आतंकवाद को जड़ से, मूल से आप खत्म करना चाहते हैं, तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। अगर आप ये सिलेक्टिवली, कोई यहाँ पर है, हक्कानी नेटवर्क को आईएसआई ने बहुत वो कर दिया है, उनको वहां पर बिठा दिया है, जो आप इसको देखिएगा, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि टेररिस्ट भी जो है वो केवल अपने ही इंटरेस्ट को देखेगा, वो ये नहीं सोचेगा जो भाई आपका क्या है इसमें ओवरऑल इंटरेस्ट है। जब तक उसे पैसा मिलता रहेगा, जब तक आपसे सपोर्ट मिलता रहेगा, वो आपका काम करता रहेगा। थोड़ा सा और भी आपके लिए बहुत मुश्किल वो क्रिएट कर सकता है। जो आपने पहले कहा, इससे पहले आरजू, मैं बिल्कुल आपसे ये सहमत हूँ, बिल्कुल इसमें इत्तेफाक रखता हूँ। जो जब वो रिप्रेजेंटेटिव्स बन के आते हैं तो वो अपने को एलीट क्लास में समझने लगते हैं। परंतु यही चीज है, जो अगर डेमोक्रेसी ठीक है किसी देश में, तो अगर हम देखते हैं जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा प्रतिनिधि हमारी इंटरेस्ट को आगे नहीं लेकर जा रहा है, ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो हमको पूरा इसमें हक होना चाहिए जो उनको नीचे उतारने का, उनको नीचे करने का। परंतु अगर डेमोक्रेसी में मसल पावर है, मनी पावर है, जिसकी वजह से वो अपना जो भी उनके विरुद्ध खड़े होते हैं, उनके विरुद्ध उनके काम करके, अपना मनी पावर, मसल पावर यूज करके उनके अपने आप फिर इलेक्ट हो जाते हैं, तो वो तो फिर डेमोक्रेसी का वहां पर फेलियर है, वो तो गवर्नेंस का फेलियर है। तो इसीलिए जो, और डेमोक्रेसी को भी अगर स्ट्रेंथन करना है तो वो रूट से स्ट्रेंथन करना होगा। और अगर वो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर आते हैं, किसी माइनॉरिटी के हों, या जैसे हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पर अगर वो ठीक रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं, तो मेरे विचार से कोई ऐसा वो नहीं होगा। उनको अगर वो
अपने लोगों के हितों को, इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो उन्हें मालूम है जो अगली बार वो नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए डेमोक्रेसी को भी ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रेंथन करना चाहिए। और जो दूसरी बात है, जो अगर आतंकवाद के विरुद्ध हमें सक्सीड करना है, सफल होना है, तो हमें ये सिलेक्टिविटी को छोड़ना पड़ेगा और उसको मूल से, जड़ से उसको खत्म करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, ऐसा ज़रूर होना चाहिए और कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू। यू सर।